हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10 का सिविक्स का, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। चाहे कोई बंदा पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे वो स्कूल गया हो चाहे ना गया हो, चाहे वो गांव में रहता हो शहर में, पर उसे पता होता है कि मेरे आसपास कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, मेरे एरिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, ठीक है। चाहे उसे डेमोक्रेसी के बारे में ना पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना पता हो, इंस्टीट्यूशन के बारे में, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के बारे में ना पता हो, पर उसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो ज़रूर पता होता है। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना कि ये जो काम है ये गलत क्यों हो रहा है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी पे ही ब्लेम लगाता है। तो मतलब हर बंदे को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो पता ही होता है। ओके जी। तो यार ये चैप्टर बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। मेरे लिए, आपके लिए तो बहुत ईजी है, बट एज अ टीचर मेरे लिए बड़ा ख़तरनाक है चैप्टर, क्योंकि मैं इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल लूँगा, तो आप बुरा मत मानना, ठीक है। मैं हर पार्टी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आपको पता ही है। मैं आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं बीजेपी पार्टी को भी सपोर्ट करता हूँ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और मैं कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल गया मैं कितना बड़ा प्रशंसक हूँ पॉलिटिकल पार्टी का। तो अब बुरा मत मानना अगर मैं किसी का एग्जाम्पल लूँ तो, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर। तो पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहले तो यार ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, बेसिकली आपको पता ही है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। अगर वो जीत जाते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूँ, जैसे बीजेपी पार्टी है। अभी बीजेपी पार्टी ने क्या किया, इलेक्शन लड़ा, साथ आए थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीते और आज उनकी गवर्नमेंट है, ठीक है। और ऐसे दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली के अंदर किसकी गवर्नमेंट है? अभी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने भी सेम किया होगा, वो साथ आए होंगे, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया होगा, यानी इलेक्शन लड़ा होगा, और अब वो जीत गए तो उनकी गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, वो लोगों को ललचाती है, वो लोगों को परसुएट करती है। कैसे परसुएट करती है? अपनी पॉलिसी से, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है ना, डिफरेंट पॉलिसी निकालती है कि जी हम ये करेंगे, हम एजुकेशन अच्छा करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, ठीक है, हम बसेस फ्री करेंगे, हम ये फ्री करेंगे, हम ये फ्री करेंगे, हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, लोगों को ललचाते हैं और बताते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो पॉलिसी है वो दूसरों से कैसे अच्छी है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए थे कुछ टाइम पहले सीएम के, ठीक है। तो बीजेपी पार्टी, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तीनों ने अपनी अपनी क्या निकाली, पॉलिसी वगैरह निकाली, और उन्होंने ये बताया कि हमारी पॉलिसी दूसरे से कैसी अच्छी है, ठीक है। और उन्होंने लोगों को ये बोला कि हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, और उसके लिए हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं, क्योंकि जब हम जीतेंगे तभी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। सो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, लोगों को पर्सुएट करती है, अपनी पॉलिसी के बारे में बताती है कि हमारी पॉलिसी दूसरे से कैसी अच्छी है, और हम उनको तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब हम जीत पाएंगे, और जीतने के लिए आपको हमको वोट देना पड़ेगा, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया? बहुत ईजी था ये तो। अब पॉलिटिकल पार्टी में ना कितने टाइप के कॉम्पोनेंट होते हैं, यानी कितने टाइप के लोग होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि स्कूल में टीचर होता है, ठीक है, मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ होता है और बच्चे होते हैं, ठीक है। वैसे पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन होता है? सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बीजेपी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी जी बोलना चाहिए मेरे को, ठीक है, और अमित शाह जी, ठीक है, और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी हो गए, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट बंगाल में देखो तो ममता बनर्जी जी, उनके नाम के आगे तो ऑटोमेटिकली जी लगा हुआ है, बट मैंने अपनी इच्छा से एक और जी लगा दिया। तो ये क्या है, लीडर है, ये बड़े बड़े लीडर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी में लीडर होते हैं। दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है एक्टिव मेंबर्स का, जिनको हम कार्यकर्ता कहते हैं, जो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है जी। समझ आ गया आपको? ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ठीक है, या दूसरों की मदद करते हैं, है ना। देखा होगा आपने कि ना, जब भी कुछ सर्विसेज वगैरह आती है ना, तो ये बैठ के इलाके में बैठ के लोगों के नाम वगैरह भरते हैं, लोगों की हेल्प करने की ट्राई करते हैं। तो ये होते हैं एक्टिव मेंबर, जो ग्राउंड पे रहकर काम करते हैं, ठीक है। और तीसरे होते हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स क्या होते हैं? ये होते हैं वोटर, जो वोट देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक पर्सन जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, बट वो सपोर्ट करता है,
ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा अपने पड़ोस वाले अंकल को, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में नहीं है, बट फिर भी वो कहते हैं कि हाँ जी बीजेपी अच्छी है, हाँ जी कांग्रेस अच्छी है, हाँ जी ये अच्छी है, हाँ जी ये अच्छी है, हाँ जी आम आदमी पार्टी अच्छी है। ठीक है, तो ये होते हैं फॉलोवर्स। अब है ना, देखो नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, वो एक तरह से सोसाइटी जो होती है उसमें थोड़ी बहुत तो फीलिंग होती है, वो भी एक आम इंसान है, तो कहीं ना कहीं एक पार्टीशनशिप वाली फीलिंग आ जाती है। अभी पार्टीशनशिप क्या होता है? ये होता है जबरा फैन। ठीक है, पार्टीशन लोग होते हैं जबरा फैन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक पर्सन है, ठीक है, वो बहुत ही जबरा फैन है, मान लो कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी ने बाय चांस कुछ गलत भी कर दिया ना, तो फिर भी वो ये बोलेगा नहीं जी कांग्रेस पार्टी ने सही किया ये। तो ये होता है जबरा फैन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टीसन। ठीक है, पार्टीसन वो लोग होते हैं, अ पर्सन इज स्ट्रांगली कमिटेड टू द पार्टी, यानी पार्टी की तरफ स्ट्रांगली कमिटेड है। ठीक है, ग्रुप और फैक्शन या कोई भी पार्टी की तरफ, ग्रुप और फैक्शन की तरफ पूरा का पूरा स्ट्रांगली कमिटेड है। पार्टीसनशिप इज मार्क्ड बाय द टेंडेंसी टू टेक द साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक द बैलेंस व्यू ऑन द इशू। मतलब बैलेंस व्यू नहीं ले पाता, वो गलत को गलत नहीं बोल पाता, सही को सही नहीं बोल पाता, क्योंकि अब वो कांग्रेस का जबरा फैन है तो वो कांग्रेस की तारीफ करेगा। ऐसे ही कुछ बीजेपी में होते हैं, ऐसे ही कुछ आम आदमी पार्टी में होते हैं, और ऐसे ही हर पार्टी में होते हैं। देखो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, इंडिया में कोई भी पार्टी हो, हमेशा कभी ना कभी उसने कुछ ना कुछ गलत किया होता है। ठीक है, पर जो जबरे फैन होते हैं ना, जो पार्टीसन होते हैं, वो उस चीज़ को भी सही साबित करते हैं या उस चीज़ को भी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बैलेंस व्यू नहीं ले पाते। ठीक है, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान है। जैसे कि मान लो अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, बाय चांस हम हार रहे हैं, ठीक है, फिर भी हम बोलेंगे कि नहीं जी इंडिया ही जीते, इंडिया ही जीते, इंडिया ही अच्छी है। चाहे चाहे जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हर बार हारती है, बट फिर भी उनमें घमंड है, क्योंकि उनमें पार्टीशनशिप वाली फीलिंग है ना। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनमें पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पार्टीशनशिप वाली फीलिंग होती है कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, मैं इस पर पूरी तरीके से कमिटेड हूँ, ये कुछ गलत करती है, सही करती है, मैं इसी के साथ हूँ। ठीक है, वो बैलेंस व्यू नहीं रख पाते, वो ये नहीं बोल पाते कि यार इस पार्टी ने कुछ गलत किया। ठीक है, मतलब अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो फिर वो उनकी गलत चीज़ को भी सही समझते हैं। ठीक है, ये होता है पार्टीशन और ये होती है पार्टीशनशिप वाली फीलिंग। ठीक है, याद रखना ये। आई होप ये क्लियर हो गया, और जबरा फैन से याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, ओके जी। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 5 नंबर का। ठीक है जी, बहुत अच्छे से लर्न कर लो, अभी मेरे साथ साथ लर्न करो। सिंपल क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है। देखो सबसे पहला काम तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन को, यानी इलेक्शन लड़ना काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, दूसरा काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। ठीक है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिफरेंट पॉलिसी रखती है, प्रोग्राम्स रखती है अपने वोटर्स के सामने। जैसे कि बीजेपी पार्टी अलग प्रोग्राम रखेगी, पॉलिसीज़ रखेगी, आम आदमी पार्टी अलग प्रोग्राम और पॉलिसी रखेगी, कांग्रेस पार्टी अलग प्रोग्राम पॉलिसी रखेगी, ममता बनर्जी की पार्टी अलग प्रोग्राम और पॉलिसी रखेगी। ठीक है, और वो लोगों को चॉइस देती है कि हाँ जी आप इसमें से चूज़ करो। ठीक है जी, और वो क्या करती है कि पार्टी रिड्यूस द वास्ट नंबर ऑफ ओपिनियन इनटू द फ्यू बेसिक पोजीशन। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे की डिमांड पूरी करी जा सके, है ना, तो जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं ना उन पे बात करती है हर पार्टी। ठीक है, जैसे बीजेपी जो पार्टी है उसके कुछ और मुद्दे होंगे, जैसे आप पार्टी है उसके कुछ बड़े बड़े मुद्दे होंगे, जैसे एजुकेशन को अच्छा करना है, हेल्थ सेक्टर को अच्छा करना है, तो ये उनके कुछ बड़े बड़े व्यू होते हैं जिन पे वो सपोर्ट करती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और एंड में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है ना उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये देखो लाइन लिखी हुई है, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेक बाय द रूलिंग पार्टी। सिंपल सीधी बात है, अगर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन हुआ, अभी देख लो 2019 के अंदर बीजेपी पार्टी जीती, तो बीजेपी पार्टी की जो पॉलिसी थी वही इंप्लीमेंट होगी। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती तो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी इंप्लीमेंट होती, अगर आप पार्टी जीतती तो आप पार्टी की जो पॉलिसीज़ है वो इंप्लीमेंट होती। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, डिफरेंट पॉलिसी रखती है लोगों के सामने और वोटर उसमें से चूज़ करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे जो ओपिनियन होते हैं ना उनको कुछ बेसिक पोजीशन में डाल देती है, मतलब बड़े बड़े मुद्दों के बारे में बात करती है और उसको सपोर्ट करती है, और जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है उसी के हिसाब से क्या बनती है, पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी
प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है कानून बनाने में। जैसे कि आपको पता ही है कानून कहाँ बनते हैं, याद होगा 9th क्लास में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, अगर पढ़ा होगा तो, जो लॉ बनाने का काम होता है ना वो होता है लेजिस्लेचर का। और लेजिस्लेचर क्या होती है, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर जिसे आप कह सकते हो लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा में कौन बैठते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बैठते हैं। ठीक है, जो कि वोट देते हैं, हाँ जी ये वाला लॉ पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कानून बनाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके जी, समझ आ गया आपको। और वो क्या करती है कि पार्टीज फॉर्म and run government when party win, party recruit leader, train them and then make them minister to run the government in the way they want। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है वो क्या करती है कि अपने कुछ पॉलिटिकल लीडर रिक्रूट करती है। जैसे कि मान लो अभी बीजेपी पार्टी जीती है, ठीक है, तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, सारे के सारे रिक्रूट किए हैं, है ना। तो आपको एक और बात बता दूं, मान लो अगले 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होता है और नहीं जीत पाती बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो जितने भी लीडर होंगे ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट वगैरह बनाती है पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो जीत जाती है तो अपने जो लीडर होते हैं उनको रिक्रूट करती है, ठीक है, उनको ट्रेन करती है और उनको मिनिस्टर की पोस्ट देती है और अपने तरीके से रूल और रेगुलेशन और कंट्री को चलाती है, रन करती है। ठीक है जी, एक बार छोटा सा दोबारा से रिवाइज कर ले स्टार्टिंग से। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शन, डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम रखती है अपने लोगों के सामने, और डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। लॉ बनाती है वो कंट्री के लिए। ठीक है, और साथ ही में अगर वो जीत जाती है तो अपने मिनिस्टर वगैरह रिक्रूट करती है, ठीक है, और अपने तरीके से गवर्नमेंट को रन करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन। अब देखो, जो जीती है उनका तो हमें पता चल गया, ठीक है, वो गवर्नमेंट बनाती है, अपने पॉलिटिकल लीडर को रिक्रूट करने का काम करती है। पर जो हार जाती है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। वो रोल निभाती है रोल ऑफ अपोजिशन, यानी अपोजिशन के रूप में काम करती है। ठीक है, और वो क्या करती है, जो पार्टी जीती है ना, उसको क्रिटिसाइज़ करती है, उसके फेलियर को दिखाती है, उसकी रॉन्ग पॉलिसी को दिखाती है। जैसे कि मान लो अभी बीजेपी पार्टी है, अगर उसने कोई रॉन्ग पॉलिसी निकाली होगी, या जैसे कि अभी बोला जाता है कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, अगर वो फेलियर है तो जो कांग्रेस पार्टी है, आप पार्टी, सारी की सारी पार्टी उनको अपोज करती है कि जी, क्रिटिसाइज़ करती है कि आपने गलत पॉलिसी निकाली। ठीक है, तो समझ आ गया। तो यानी ऑपोजिशन का, जो पार्टी हार जाती है, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि parties shape public opinion, they raise highlight issues, parties sometimes also launch movement for the resolution and problem faced by the people। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कभी कभी लोगों के ओपिनियन को भी शेप करती है। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि मान लो एक नॉर्मल पर्सन है, उसको किसी इशू के बारे में नहीं पता था, तो जो दूसरी पार्टी होती है उनको बताती है कि जी ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो डिफरेंट मुद्दे उठाती है, ठीक है, और कभी कभार कुछ मूवमेंट भी करती है। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गए थे, हाइक हो गए थे पेट्रोल वगैरह के, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा रेवोल्यूशन वगैरह, मतलब रोड पे आ गए थे, थोड़ा मार्चेस वगैरह, मूवमेंट वगैरह लॉन्च कर रही थी वो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पब्लिक ओपिनियन को और बड़े बड़े इश्यूज़ को भी हाईलाइट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम। ठीक है, ध्यान से सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में करा होगा। ठीक है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लोगों को एक्सेस भी देती है गवर्नमेंट पॉलिसी का, ठीक है, और गवर्नमेंट की स्कीम का। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे कि मान लो अभी कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि जी हम है ना आपको जो भी किसान है, जो भी फार्मर है, उनके अकाउंट में इतने इतने पैसे डालेंगे। अब जो फार्मर है वो गरीब है, ठीक है, उसको थोड़ा डर लगता है, जो बड़े बड़े ऑफिस में, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाने में डर लगता है, तो वो क्या करता है कि अपने पॉलिटिकल लीडर के पास जाता है, जो उसके पास में पॉलिटिकल लीडर जाता है, उनके पास जाता है और उनको बोलता है कि जी ये दिक्कत है। ठीक है, तो वो उनकी हेल्प करते हैं, जो ये सही नहीं है, मतलब ये इनडायरेक्ट वे हो गया, थोड़ा अप्रोच वगैरह वाला सिस्टम हो गया, बट ऐसा होता है। ऑर्डिनरी जो सिटीज़न है ना, उसको ये आसान लगता है कि वो अपने पॉलिटिकल लीडर के पास जाए, देन द गवर्नमेंट ऑफिस, यानी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाने में थोड़ा डर लगता है।
ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर से बात करने में, IAS IPS DGP, इनसे थोड़ा बात करने में उनको हेजिटेशन होती है, ठीक है, बट वो पॉलिटिकल लीडर से आराम से बात कर लेते हैं और अपनी नीड वगैरह बता देते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों को एक्सेस भी दिलवाते हैं गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम का। कोई भी स्कीम आती है ना, तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो भी पॉलिटिकल लीडर है ना, उनके ऑफिस के बाहर है ना वो लग जाता है, और जो उनके वर्कर होते हैं ना, वर्कर मतलब पार्टी वर्कर जिनको कहते हैं, ठीक है, वो भी बताते हैं उस स्कीम के बारे में जिससे लोग जान पाए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है पॉलिटिकल पार्टी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। मतलब बेसिकली क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी एक्सेस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम का, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जो स्कीम होती है गवर्नमेंट की, वो आ जाती है और चली जाती है, पता भी नहीं चलता। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उन स्कीम के बारे में नॉर्मल लोगों को बताती है, क्योंकि नॉर्मल लोग कभी ना कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी हेल्प करती है, ठीक है, उन वेलफेयर स्कीम के बारे में बताती है, और वो वेलफेयर स्कीम वो कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है, अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में बताती है, ठीक है। तो मतलब पार्टी जो होती है प्रोवाइड करती है पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपने पहचान पत्र सुना होगा, आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, वोटर ID कार्ड होता है, ठीक है, वो वैसे गवर्नमेंट ऑफिस में बनता है, ठीक है, बट आपने देखा होगा बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो भी वोटर ID कार्ड बनवाते हैं, ठीक है, जब इलेक्शन वगैरह आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोगों की हेल्प करते हैं कि जी वोटर ID कार्ड बनवा लो, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो थोड़ा ऑफिस में जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है। एक जो सारी की सारी ज़रूरत थी ये तो हमें पता चल गई, मतलब यही सारी की सारी ज़रूरत थी, यानी जो फंक्शन थे वही पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत भी है, ठीक है। हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है, इन सारी की सारी वजह से, क्योंकि इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, प्रोग्राम वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें थी। पर पॉलिटिकल पार्टी की क्या ज़रूरत है, मतलब इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते, सारे के सारे जितने भी बंदे हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, क्यों BJP, क्यों कांग्रेस, क्यों आपकी ज़रूरत है, क्यों सारे के सारे इंडिपेंडेंट नहीं लड़ते। देखो, अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ना तो कोई भी मेजर पॉलिसी बन ही नहीं पाएगी कंट्री के लिए, ठीक है। देखो, मान लो सारे के सारे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा कैंडिडेट आके अपनी पॉलिसी को रखे, ठीक है। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ने अभी NEP निकाली है, NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निकाली है। तो अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते तो क्या कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इतना दम रखता कि हाँ वो सबके सामने, मतलब उससे कोई बिलोंग ना करता, वो इंडिपेंडेंट हो और आके इतनी बड़ी पॉलिसी सामने रखता। ना तो कोई इनिशिएट करता, और ना ही अगर वो इनिशिएट भी करता तो उसकी पॉलिसी बहुत ही कम इम्प्लीमेंट होती, चांस एकदम 1% रहता, ठीक है। और सारे के सारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके तक अकाउंटेबल होते हैं कि जी हमें नहीं पता कंट्री कैसे रन होगी नहीं होगी, हम तो सिर्फ अपने इलाके का देखेंगे। अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते, ठीक है, और कोई भी ये नहीं बताता, कोई भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि कंट्री कैसे रन की जाएगी। पर हमारी कंट्री में अब पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, आपने देखा होगा कि आप पार्टी में जितने भी लीडर होते हैं उन सबकी सोच एक जैसी होती है, ठीक है। मतलब मुद्दा जो होता है उन पर उन सबकी एक ही राय होती है। BJP में सेम है, कांग्रेस में, हर पॉलिटिकल पार्टी में भी जितने भी लोग होते हैं ना, मोस्टली उन सबकी राय जो होती है एक समान होती है, ठीक है। तो वो जो भी पॉलिसी लेकर आते हैं ना, उन पे उन सबकी एक राय होती है, और मेजर पॉलिसी का डिसीजन लेना आसान होता है। जैसे कि मान लो भी BJP पार्टी जीती हुई है, ज़्यादातर जो लीडर है वो सारे के सारे BJP पार्टी से हैं, लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो अगर वो NEP लेकर आए हैं तो उनको पता है कि ज़्यादातर जो लीडर हैं वो BJP के हैं, और वो NEP को लागू करेंगे, ठीक है, वो उसके फेवर में ही वोट देंगे। तो इसलिए बड़ी बड़ी पॉलिसी बन पाती है। मान लो अगर BJP इलेक्शन ना जीतती, कोई भी इलेक्शन ना जीतता, सारे के सारे इंडिपेंडेंट चूज़ करके लोकसभा में बैठे होते, तो कभी भी इतना बड़ा डिसीजन लिया ही नहीं जाता, कोई भी बड़े डिसीजन नहीं ली पाती अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती थी और सारे इंडिपेंडेंट लड़ते तो, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। ओके, तो वही है कि वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन गिवन अबव, यानी ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के मैंने फंक्शन बताए थे ना, इसलिए ही हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन कंटेस्ट करती है, पॉलिसी वगैरह ये तो है ही, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, ठीक है। क्या क्या है कि इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, लोगों के अलग अलग व्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हर बंदा जो चुना आता है वो चुनावा होता है, वो अपने एरिया से चुनावा होता है और अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एमर्ज होती है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टी हेल्प्स इन
रिप्रेजेंटेटिंग डिफरेंट व्यूज़ ऑन द वेरियस इशू टू द गवर्नमेंट। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो डिफरेंट मेजर इश्यूज़ बता पाती है जो गवर्नमेंट में पॉलिटिकल, जैसे कि अभी कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस जीती नहीं है, ना ही आप पार्टी जीती है लोकसभा का इलेक्शन, ठीक है। तो वो क्या करती है, बहुत अलग अलग चीज़ें जो इश्यूज़ होते हैं वो गवर्नमेंट को बताती है कि जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ओके, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैंने अभी ना कुछ टाइम पहले लोकसभा में एक स्पीच सुनी थी, एक रिप्रेजेंटेटिव थे, पंजाब से आए हुए थे, उन्होंने एक इशू रेज़ किया था जो कि अच्छा है और मेरे को लगता है आपको बताना चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, शहीद भगत सिंह हो गए और भी बहुत सारे लीडर हो गए, उनकी फैमिली को कुछ कंपनसेशन वगैरह देना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इनकी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो, ठीक है। तो ये एक अच्छा इशू था। तो ऐसे ही बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं, वेरियस इश्यूज़ होते हैं, वो गवर्नमेंट को बताने का काम करते हैं, ठीक है। बेशक वो जो मैंने बताया जो पंजाब से आए थे वो बीजेपी पार्टी से नहीं थे, बट वो बीजेपी की पार्टी के सामने अपनी डिमांड्स वगैरह, अपने व्यूज़ वगैरह, अपने इश्यूज़ वगैरह रख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। वो अलग अलग टाइप के लोग, ठीक है, अलग अलग सोच के लोग एक साथ लाते हैं। जैसे कि बीजेपी का एग्जांपल देता हूँ मैं, कांग्रेस का, बीजेपी का, आपका, आप देखोगे ना उसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। क्योंकि बीजेपी अभी जीती है और उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो, हर स्टेट से बीजेपी में लीडर चुने हुए हैं, ठीक है, उन सबका अलग कल्चर है, उन सबका अलग धर्म है, उन सबकी अलग सोच है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन पाएगी और एक ऐसी गवर्नमेंट बन पाएगी जो सबके अच्छे के लिए काम करे, ठीक है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी जीतती, चाहे वो आप पार्टी जीतती, क्योंकि आप पार्टी में भी सारे की सारी स्टेट के लोग हैं कुछ ना कुछ, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में। तो इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी से क्या होते हैं, अलग अलग व्यूज़ जो होते हैं वो आ पाते हैं और सारे के सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आ पाते हैं। इससे जो गवर्नमेंट बनती है ना वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है। और पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, दे वर्कड एज अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी, जस्टिफाई और अपोज देम। यानी है ना, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि सपोर्ट भी करती है गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन भी करती है, पॉलिसी भी बनाती है, जस्टिफाई भी करती है और उस पॉलिसी को अपोज भी करती है। सारा काम होता है ना पॉलिटिकल पार्टी का। देखो, सपोर्ट कैसे करती है, अगर आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो बीजेपी पार्टी को आप सपोर्ट करोगे, मतलब मान लो कोई पार्टी है, छोटी पार्टी है, जिसने बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया तो बीजेपी पार्टी के बारे में अच्छा बोलेगा, ठीक है। कोई पार्टी है जो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे कांग्रेस, तो वो उनकी जो गलतियां हैं वो उनको दिखाएगा, ठीक है। और जो पार्टी जीती है वो पॉलिसी वगैरह बनाएगी, ठीक है, और उसको जस्टिफाई करेगी कि हाँ जो हमने किया है वो सही किया है। और कुछ पार्टी ऐसी भी है जो अपोज करेगी। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी के सारे काम होते हैं, सपोर्ट करना, रिस्ट्रेन करना, पॉलिसी बनाना, उसको जस्टिफाई करना, अपोज करना, यही काम होते हैं, ठीक है। बेसिकली वैसे तो फंक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, बेसिकली अगर आपको फंक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको यही लिखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो ये है कि हाउ मनी पार्टी शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टी है, और क्या जितनी पार्टी इंडिया में है क्या सब कंट्रियों में भी इतनी पार्टी होती है। मेरे कहने का मतलब, क्या मैं पार्टी बना सकता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मेरे को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता दूँ, किसी भी बंदे को अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है ना तो उसको इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। मैं ऐसे ही 100 बंदे लेकर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। जिस भी बंदे को अपनी पार्टी बनानी है उसको पहले इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ऑलमोस्ट 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में, ओके जी। बट नॉट ऑल द पार्टी आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन, यूजुअली ओनली हैंडफुल ऑफ द पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आपने क्या 750 से जितनी 750 मैंने पार्टी बताई है कि आपको सबके नाम याद है, बिल्कुल नहीं। आपको ढंग से 10 पार्टियों के नाम याद होंगे, क्योंकि 10 पार्टी ही जीतती है, उन्हीं को ज़्यादातर पावर मिलती है और वही सीरियस कंटेंडर होते हैं, बाकी के पास तो सीट्स भी नहीं आती, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर पार्टी तो बहुत सारी है, ठीक है, पर जो जीतती है वो बहुत ही कम जीतती है, ठीक है। मतलब कुछ ही सीरियस कंटेंडर है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मतलब रजिस्टर होना है तो उसे इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जब वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होगी तभी वो एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हमारी कंट्री में 750 पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब वो कंट्री जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, उसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो क्या जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के सब कंट्री में ऐसा ही तो होता है? नहीं, सब कंट्री में ऐसा नहीं होता। देखो,
देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम अ कंट्री कैन हैव। 3 टाइप का पार्टी सिस्टम होता है। पहला तो है वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है कि ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, जो कि चाइना में है। मैं आपको बता दूं, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आपको पता ही है, ठीक है, वही एक पार्टी, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है। और वही क्या करती है, हमेशा जीतती है, बट उसके जो लीडर होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। अभी कोई और लीडर है, फिर कोई और लीडर बन जाएगा, ठीक है। पर वहाँ पर जो पार्टी है वो एक ही मेजर पार्टी है, ठीक है, और वही उसी की हमेशा गवर्नमेंट बनती है। पर डेमोक्रेटिकली वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको पता है ना कि देखो, एक ही पार्टी अगर बार बार जीतती है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोगों के तरफ अकाउंटेबल नहीं होगी, ठीक है। वो लोगों की कोई भी उम्मीदें पूरी नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता ही है मैं ही एक अकेली पार्टी हूँ, लोग वोट देंगे भी तो किसको, हमको ही वोट देंगे, तो इसलिए वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर ऑप्शन होते हैं, बट वन पार्टी सिस्टम जब है तो ऑप्शन कहाँ होगा। क्या चाइना के लोग किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि और कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। तो जो वन पार्टी सिस्टम होता है वो एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं होता। एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम या कौन सा पार्टी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, वो है वन पार्टी सिस्टम, जिसका एग्जाम्पल है चाइना। वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ होता है इलेक्शन लड़ना और गवर्नमेंट को रन करना, ठीक है जी। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल याद रखना इसका, चाइना। नेक्स्ट है कि टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, पार्टी तो बहुत सारी होती है, मतलब कंट्री में कुछ और भी पार्टी होती है, बट जो बड़ी पार्टी होती है, मेन पार्टी होती है, वो 2 ही होती है, ठीक है। जो पावर होती है ना, वो इन 2 पार्टी के बीच में ही बदलती रहती है, ठीक है। इन सम कंट्री पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज, ठीक है। मतलब टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, पावर जो होती है वो 2 मेन पार्टी में ही बदलती रहती है। सेवरल अदर पार्टीज मे एग्जिस्ट, कंटेस्ट इलेक्शन, विन फ्यू सीट्स, बट ओनली 2 मेन पार्टीज हैव सीरियस चांस टू विनिंग द मेजॉरिटी ऑफ द सीट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, पार्टी तो होती है बहुत सारी, इलेक्शन भी लड़ती है और कुछ जीतती भी है, 1-2 सीटें जीतती भी है, पर जो पावर होती है वो 2 मेन पार्टी के पास ही रहती है। मेरे कहने का मतलब, हमें ये कंफर्म होता है कि जी टू पार्टी सिस्टम में अगर इलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट है ना इन दोनों पार्टी की ही बनेगी, ये पहले से ही कंफर्म होता है, क्योंकि यही 2 मेजर कंटेंडर होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि यूएस में भी टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है, और यूके में भी टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है। यूएस का मैं आपको बता देता हूँ, 2 बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। यूके का आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। अब एक और बात मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने यूएस में बताया, ठीक है, यूएसए में लोगों को एक बात तो कंफर्म होती है कि यहाँ तो डेमोक्रेटिक पार्टी जीतेगी या रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी। और भी बहुत सारी पार्टी होती है जो कि 1-2 सीटें जीतती है, बट जो कंपटीशन होता है वो इन्हीं 2 मेजर पार्टी में होता है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट पार्टी सिस्टम के बारे में, दैट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम समझ चुके हैं जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो। टू पार्टी सिस्टम समझ चुके हैं जिसमें वैसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो, बट जो मेन पावर है, ठीक है, वो 2 ही पॉलिटिकल पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। मतलब कभी एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, 2 ही मेन पावर होती है, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जिससे हमें एक एग्जांपल देखा था हमने यूएसए का, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। कभी डेमोक्रेटिक पार्टी के पास पावर आ जाती है, कभी रिपब्लिकन पार्टी के पास पावर हो जाती है। अब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, वो कॉम्पीट करती है इलेक्शन के अंदर, और 2 से ज़्यादा पार्टी के पास रीजनेबल चांस होता है कि वो पावर में आ सके और जीत सके, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको यूएसए का एग्जांपल दिया था, हमारा 2 पार्टी सिस्टम था, तो डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी यही रहता है। पर जो मल्टी पार्टी सिस्टम में होता है, ये कंफर्म नहीं होता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी का चांस होता है इलेक्शन जीतने का, ठीक है। मतलब यहाँ तो जैसे दिल्ली के अंदर बात करते हैं, कौन सी, कांग्रेस भी जीत सकती थी, बीजेपी भी, आप भी, और भी बहुत सारी पार्टी जीत सकती थी, ठीक है। तो सब पार्टी का रीजनेबल चांस था। हम ये नहीं कह सकते कि जी कांग्रेस जीतेगा, बीजेपी, ये कंफर्म नहीं था, ठीक है, और आप जीती, तो ऐसे मतलब कंफर्म नहीं होता ना। जिस पार्टी सिस्टम में ये कंफर्म नहीं होता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी का चांस होता है इलेक्शन जीतने का और पावर में आने का, तो सही कहते हैं हम मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। देखो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, या तो वो अकेले जीत सकती है या वो अलायंस बना सकती है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, मेरे कहने का मतलब क्या है। 2014 में कौन जीता, मैं आपसे पूछूंगा ना कौन जीता, तो आप बोलोगे सर बीजेपी जीती 2014 में, पर नहीं, बीजेपी नहीं जीती, जीता अलायंस। मेरे कहने का मतलब क्या है,
अगर आपको इंडिया में अपनी गवर्नमेंट बनानी है ना, तो आपको कम से कम जो सीटें चाहिए होती है वो चाहिए होती है 272 सीटें चाहिए होती है एटलीस्ट अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। बट बीजेपी के पास टोटल 272 नहीं थी, उसके पास कम थी। तो बीजेपी पार्टी ने क्या किया, बहुत सारी छोटी छोटी जो रीजनल पार्टी होती है ना उनको अपने साथ मिला दिया, जैसे शिवसेना को साथ मिला लिया और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मिला दिया और एक अलायंस बनाया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। व्हेन टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन बनाया और उस कोलिजन का नाम रखा बीजेपी ने एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बड़ी पार्टी कौन थी, बीजेपी, ठीक है। वैसे एक कांग्रेस का भी अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। 2004 में भी क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को भी 272 सीटें नहीं मिली थी, तो उसने भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मिलाया था और एक अलायंस बनाया था जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं, ठीक है। और भी एक लेफ्ट फ्रंट है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो आपको, ठीक है जी। तो 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, और हाँ मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल इंडिया है तो आपको पता ही चल गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, 1 पार्टी सिस्टम अच्छा है, 2 पार्टी सिस्टम अच्छा है या मल्टी पार्टी सिस्टम आंसर अच्छा है। द आंसर इज़ नो पार्टी सिस्टम इज़ आइडियल। कोई भी पार्टी सिस्टम अच्छा नहीं है, वो उस कंट्री पर डिपेंड करता है, उस कंट्री की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। और अगर हम पार्टी सिस्टम बदलना चाहे तो क्या हम बदल सकते हैं, मतलब आज 2 पार्टी सिस्टम है मान लो यूएसए में, तो क्या अगले ही दिन मल्टी पार्टी सिस्टम में चेंज किया जा सकता है उसको, नहीं, ठीक है। पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई कंट्री चूज़ करे, ठीक है। ये बहुत ही लंबा टाइम लगाती है इवॉल्व होने में, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सोशल चेंज क्या आ रहा है, रीजनल डिवीजन क्या है, हिस्ट्री क्या है पॉलिटिक्स की, उस पर डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली बात है इलेक्शन कमीशन का सिस्टम क्या है, उस चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एक पार्टी सिस्टम कैसा होगा एक कंट्री के अंदर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम था 1947 में, आपको पता है एक ही पार्टी थी, ठीक है, एक मेजर पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस, ठीक है। बहुत टाइम तक उसी की गवर्नमेंट रही, तो हम कह सकते थे कि वो एक टाइम था जब एक 1 पार्टी सिस्टम था इंडिया के अंदर, ठीक है। बट धीरे 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 बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आ गई और अब मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया ना। तो क्या किसी पॉलिटिकल लीडर ने चेंज किया कि जी नहीं अब हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम आएगा, है ना, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, ना ही कोई इससे रिलेटेड लॉ आया कि जी मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। हमारी कंट्री में पहले भी मल्टी पार्टी सिस्टम का रूल था कि मल्टी पार्टी सिस्टम अगर कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर लड़ना चाहे तो लड़ सकता है इलेक्शन, ठीक है। पर ये जो कंडीशन है पार्टी सिस्टम का, ये कोई कंट्री डिसाइड नहीं करती, कंट्री के लोग डिसाइड नहीं करते, ये धीरे धीरे इवॉल्व होती है। एक टाइम था जैसे मैं बता चुका हूँ जब 1 पार्टी सिस्टम था एक तरह से इंडिया के अंदर, बट अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। जो अमेरिका का है, जैसे अमेरिका के अंदर क्या है 2 पार्टी सिस्टम है, तो क्या पता वो चेंज हो जाए टाइम के साथ, बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है, पर वो चेंज हो सकता है ना, कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, सोशल चेंज क्या है, रीजनल डिवीजन क्या है, हिस्ट्री कैसी है पॉलिटिक्स की, ठीक है, सिस्टम कैसा है इलेक्शन का, इन सारी की सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वहाँ का सिस्टम, ओके जी। आई होप आपको ये मल्टी पार्टी सिस्टम क्लियर हो गया हो, ठीक है। देखो यार इस वाले पार्ट में, मतलब इस वाले चैप्टर में मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया है, तो आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पार्टीसन हो, पता है ना आपको पार्टीसन क्या होता है, जबरा फैन हो, तो आप बुरा मत मानना, ठीक है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, मैंने किसी भी वीडियो में, ठीक है, किसी भी चैप्टर की वीडियो में आप मेरे मुंह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं सुनोगे, वो सिर्फ इस चैप्टर के लिए है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया। 2-3 क्लिप भी लगाई होगी बीच में, किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपको थोड़ा अलग फील हो या गलत फील हो, ठीक है यार। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10 का सिविक्स का, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ओके जी। सो लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, ओके। उसके बाद हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के काम क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा था जबरा फैन, याद है ना आपको, पार्टीसनशिप। तो आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताना कि पार्टीसनशिप और पार्टीसन होते क्या हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना आपको। और उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट पार्टी सिस्टम के बारे में, ठीक है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम,
ओके तो सेकंड क्वेश्चन ये है आपका कि ये बताओ कि इंडिया के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम है। ओके और तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में से कौन सा पार्टी सिस्टम ऐसा है जो डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पहला पार्टीशनशिप, दूसरा इंडिया के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम है और तीसरा कौन सा पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके सो फर्स्ट पार्ट के एंड में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होती है नेशनल पार्टी और एक होती है स्टेट पार्टी। ठीक है, तो पहले मैं आपको नेशनल पार्टी के बारे में बताऊंगा, फिर स्टेट पार्टी के बारे में बताऊंगा। बट मैं आपको पहले तो ये बात बता दूं कि दोस्त मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल पार्टी क्या होती है। ठीक है, देखो नेशनल पार्टी सबसे पहले तो वो होती है जिसका जो इन्फ्लुएंस हो वो ऑल ओवर द कंट्री हो और बहुत सारी स्टेट में तो हो ही हो कम से कम। ठीक है, मेरे कहने का मतलब जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कैसे, उसका इन्फ्लुएंस पूरी कंट्री में है और एटलीस्ट कुछ स्टेट में तो है ही है। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी हो गई वो एक नेशनल पार्टी है, उसका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री और कम से कम कुछ स्टेट में तो है ही है, तो एक नेशनल पार्टी है। ठीक है, ओके अब हम बात करते हैं एक्चुअल क्राइटेरिया के बारे में। मेरे कहने का मतलब कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर ऐसे तो आम आदमी पार्टी का भी इन्फ्लुएंस पूरी कंट्री में है, लोग जानते हैं उस पार्टी को, ठीक है, अच्छा सोचते हैं उस पार्टी के बारे में, तो क्या वो भी नेशनल पार्टी कहलाएगी? नहीं। एक्चुअल क्राइटेरिया सुनो अब क्या होता है। आपको याद है ना कि पूरी कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं पीएम की पोस्ट के लिए, ठीक है, एमपी चुनते हैं हम उस इलेक्शन में। ठीक है, जो पूरी कंट्री के लिए होते हैं, पूरी कंट्री में होते हैं एक साथ, उसमें हम एमपी चुनते हैं, एमपी पीएम चुनता है। ठीक है, तो जो इलेक्शन पूरी कंट्री के लिए होता है, ठीक है, पूरी कंट्री के पीएम की पोस्ट के लिए होता है, उसको हम लोकसभा इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर मेरे को ये याद नहीं है मैंने कल क्या पढ़ा था, आप तो दिल पे ही ले गए, 9th क्लास का पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो भी इलेक्शन पूरी कंट्री में हो पीएम की पोस्ट के लिए उसको हम कहते हैं लोकसभा के इलेक्शन। जैसे पिछले साल हुए थे 2019 में, ठीक है, हमने अपने एमपीज़ को वोट दिया था, एमपी ने फिर हमारे पीएम को चुना था। ठीक है, जो भी पार्टी जीतती है उसी का पीएम बनता है, तो नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे। ठीक है, तो ये होता है लोकसभा के इलेक्शन। ठीक है, आप क्राइटेरिया सुनो, जो भी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 6% वोट लेकर आए वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। मेरे कहने का मतलब, मान लो कोई पार्टी है, मान लो भरत पार्टी है, मेन पॉइंट स्टडी पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और पूरी कंट्री में से उसने एटलीस्ट 6% वोट, तो यानी 100 में से 6 लोगों ने तो कम से कम मेन पॉइंट स्टडी की पार्टी को वोट दिया, तो वो एक नेशनल पार्टी कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो पहला पॉइंट था कि मोस्टली पूरी कंट्री में इन्फ्लुएंस होना चाहिए या कुछ सेवरल स्टेट्स में होना चाहिए, और जब लोकसभा के इलेक्शन हो तो उसमें 6% वोट कलेक्ट करे कम से कम। ठीक है, मान लो कोई पार्टी पूरी कंट्री के अंदर 6% वोट कलेक्ट नहीं कर पाती जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो क्या उसके अलावा कोई और क्राइटेरिया है? बिल्कुल कोई और क्राइटेरिया है। देखो, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट लोकसभा के इलेक्शन में नहीं लेकर आ पाती ना, तो दूसरी चॉइस ये है उसके पास कि कम से कम 4 सीटें, जैसे 543 सीटें होती है ना लोकसभा में, कम से कम 4 सीटें जीते और 4 स्टेट में कम से कम 6% वोट लेकर आए। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो एक इलेक्शन तो मैंने बता दिया कि पूरी की पूरी कंट्री के में होता है लोकसभा के इलेक्शन, और है ना कुछ स्टेट में भी होते हैं सीएम की पोस्ट के लिए, याद है ना आपको, जैसे दिल्ली में हुए थे सीएम की पोस्ट के लिए और हमारे केजरीवाल जी बने थे। ठीक है, वैसे ही वेस्ट बंगाल में हुए थे, ममता बनर्जी जी बनी थी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से भी वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए भी एग्जाम्पल तो है ना। सो देखो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट पूरी कंट्री में लेकर आ जाए लोकसभा के इलेक्शन में, वो तो कहलाएगी नेशनल पार्टी, और अगर वो क्राइटेरिया वो पूरा नहीं कर पाती तो लोकसभा का इलेक्शन में कम से कम 4 सीटें लेकर आए और 4 स्टेट में 6% वोट लेकर आए। मतलब मान लो पूरी कंट्री में तो नहीं लेकर आ पाई वोट, है ना, 6%, तो वो क्या करेगी, जैसे दिल्ली हो गई, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, 4 स्टेट ऐसे हैं कि जिसमें वो 6% वोट लेकर आ गई और लोकसभा की 4 सीटें जीत ली, तो वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। ठीक है, 2 क्राइटेरिया, या तो लोकसभा के इलेक्शन में, पूरे लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट, और अगर 6% वोट वो नहीं लेकर आ पाती पूरे के पूरे लोकसभा इलेक्शन में, तो सिर्फ 4 सीटें जीतो और 4 स्टेट में 6% वोट जीतो, आप नेशनल पार्टी कहलाओगे। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो बहुत अच्छे से।
ओके, तो यही कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं नेशनल पार्टी के, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, नेशनल पार्टी के। ये समझ आ गया है ना आपको? दोबारा से बता देता हूँ यार, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट, पूरी कंट्री के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें 6% वोट जीते, और अगर ये ना जीत पाए तो जो इलेक्शन होते हैं ना स्टेट के, ठीक है, 4 स्टेट के इलेक्शन में कम से कम 6% वोट लेकर आए 4 स्टेट में, और लोकसभा के इलेक्शन में 4 सीटें जीतते हैं, वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टी के बारे में, ठीक है। स्टेट पार्टीज़ क्या होती है? जिनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो एक ही स्टेट तक या एक से ज़्यादा 2 स्टेट तक लिमिटेड होता है, ठीक है। और अब इसका मेन क्राइटेरिया क्या है? इसका मेन क्राइटेरिया है कि जब स्टेट के अंदर सीएम की पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा हो ना, तो कम से कम 6% वोट तो उस पार्टी को मिलने चाहिए, और साथ ही में, ठीक है, एंड मतलब इसके साथ साथ 2 सीटें तो जीते ही जीते, मतलब 6% वोट और 2 सीटें, ठीक है, 6% वोट जीते और 2 सीटें जीते। मैंने और बोला है, और का मतलब एंड होता है, इंग्लिश में एंड है, तो 6% वोट एंड 2 सीटें तो जीते जीते, तब वो एक स्टेट पार्टी कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि अकाली दल पंजाब के अंदर है, ठीक है, पंजाब से भी बच्चे देखते हैं, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो एक स्टेट पार्टी है। क्यों? क्योंकि झारखंड के अंदर उसने 2 सीटें, ठीक है, जीती और 6% वोट जीते जब स्टेट में सीएम के इलेक्शन हुए थे, सीएम की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुए थे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, तो उसने 6% वोट कलेक्ट किए और 2 सीटें उसने सिक्योर करी, तो वो एक स्टेट पार्टी बन गई। आई होप ये दोनों के दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी इंडिया के अंदर कितनी नेशनल पार्टी है? मैं आपको बता दूं 2018 के अंदर अगर हम देखें तो हमारी इंडिया के अंदर 7 नेशनल पार्टीज़ थी, ठीक है, और आज की बात करें तो आज भी हमारे कंट्री के अंदर 7 नेशनल पार्टी है, ठीक है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी अभी बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्शन कमीशन ने ना इन पार्टीज़ को, इन 7 पार्टीज़ को है ना कुछ प्रिविलेज दी है। कुछ, वैसे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, पर उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि नेशनल पार्टी, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं, ठीक है, कुछ फैसिलिटी वगैरह दी है, और इसलिए जिन नेशनल पार्टी को या जिन पार्टीज़ को, नेशनल पार्टीज़ को ही दी जाती है फैसिलिटी, उनको है ना इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज्ड किया है। इसी वजह से जो इलेक्शन कमीशन है इस पार्टी को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहता है। तो यानी जो नेशनल पार्टीज़ होती है 7 नेशनल पार्टी, उनको रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज़ भी कहा जाता है, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब हम बात करेंगे अलग अलग नेशनल पार्टीज़ के बारे में, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो गई, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिज्म, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर के उसके हिसाब से, एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, तो ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट दोस्त आज ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो अगर एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो डेट्स वगैरह इन पॉलिटिकल पार्टी में दे रखे हैं, लीडर्स के नाम दे रखे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ना। ओके, तो जी नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्टी है जो एक नेशनल पार्टी है, दैट इज़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी है, याद है आपको, ठीक है, वेस्ट बंगाल से जो बच्चे देख रहे होंगे उनको पता होगा। और ये लॉन्च हुई थी 1 जन 1998 को, ठीक है, 1 जन 1998 को बनाई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी जी, ठीक है। 2016 में एक नेशनल पार्टी बनी, ठीक है। आप बोलोगे सर जी 2016 में तो लोकसभा के इलेक्शन ही नहीं हुए, तो ये नेशनल पार्टी कैसे बन गई? नेशनल पार्टी ऐसे बन गई क्योंकि लोकसभा में ना 4 सीटें थी इनके पास, साथ साथ जब कुछ स्टेट के जब इलेक्शन हुए, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन जो होते हैं वो पूरे इंडिया के इलेक्शन से अलग होते हैं। जैसे कि 2019 में क्या हुआ कि लोकसभा के इलेक्शन हुए जो पूरी कंट्री के लिए हुए, ठीक है। अब जो स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट, जैसे अभी बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार की स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मान लो 4 स्टेट में 6% वोट ले आई, तो अभी ही बन जाएगी वो नेशनल पार्टी, है ना। तो ऐसे ही 2016 में ये नेशनल पार्टी बनी थी, अगर मैं बात करूं तृणमूल कांग्रेस की, ठीक है। उनका जो सिंबल है, ठीक है, वो मिला हुआ है इनको फ्लावर और ग्रास वाला, पिक्चर दिख रही होगी आपको। और ये पूरी तरीके से कमिटेड है सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। इनका कहना है सब धर्म को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, पूरी तरीके से सेकुलरिज्म पे बेस है। और दूसरी तरफ ये फेडरलिज्म आपको पता है ना कि
स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होनी चाहिए और एक लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो इन पे ये ज़्यादा फोर्स करते हैं, इनको ये कहते हैं कि ये चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए और फेडरलिज्म हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। हैज़ बीन इन द पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। 2011 से ही वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है, तृणमूल कांग्रेस ही है। ठीक है। और कुछ और भी स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसके अंदर भी जो है हमें तृणमूल कांग्रेस देखने के लिए मिलती है। ठीक है। ये वोट लड़ती है। ओके। 2019 के इलेक्शन की बात करें जो कि अभी अभी हुए हैं। ठीक है। जो हमारी तृणमूल कांग्रेस है उसको ऑल ओवर इंडिया 4.07% वोट मिले हैं, 22 सीटें जीती है वो, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है और 4th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में। ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी मैं बता देता हूँ, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी 2019 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग थी बीजेपी पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट थी कांग्रेस पार्टी, थर्ड लार्जेस्ट है डीएमके। ठीक है। द्रविड़ा मुनेत्र पार्टी है एक। ठीक है। साउथ इंडिया की है। और 4th लार्जेस्ट पार्टी थी ये कौन सी, हमारी तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट पार्टी की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनाई गई थी। ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ठीक है। कांशीराम जी ने बनाई थी पॉलिटिकल पार्टी 1984 के अंदर। ठीक है। और ये किन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ठीक है। ये चाहते हैं कि इन जो क्लासेस को थोड़ा सा इक्वल ट्रीट किया जाए। ठीक है। तो इनके लिए बनाई गई है। इनका कहना है कि ये वाली जो कैटेगरी है यानी दलित हो गया, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी, उनके लिए हम वोट लड़ते हैं, उनके लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं और उनके लिए हम पावर में आए हैं। ठीक है। ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ टीचिंग ऑफ साहू महाराज। ठीक है। महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इन सब की जो टीचिंग थी उनसे आइडिया लेकर ये पार्टी बनाई थी कांशीराम जी ने 1984 के अंदर और इन क्लास को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इट हैज़ मेन बेस इन द स्टेट ऑफ यूपी। यूपी के अंदर उनका बहुत बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। मतलब एक बड़ी पार्टी मानी जाती है यूपी के अंदर। ठीक है। आसपास की जो स्टेट है उनके अंदर भी इनका इन्फ्लुएंस है, जैसे एमपी में, छत्तीसगढ़ में, यूके में, उत्तराखंड लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम मत समझना, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इनका इन्फ्लुएंस है। ठीक है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट in UP several times by taking the support of different parties at the different time। मतलब बहुत बार इन्होंने यूपी के अंदर क्या करी है, अपनी गवर्नमेंट बनाई है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से। ठीक है। 2019 के इलेक्शन की बात करूं मैं, लोकसभा के इलेक्शन की बात करूं तो 3.63% वोट मिले थे इनको और लोकसभा में 10 सीटें ये सिक्योर कर पाए हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी। ठीक है। आप सबको पता होगा कि अभी जो सेंटर के अंदर है वो बीजेपी पार्टी की ही गवर्नमेंट है। ओके जी। तो ये 1980 में बनाई गई थी बाय द रिवाइविंग ऑफ ईस्ट फाइल भारतीय जनसंघ। तो एक 1951 के अंदर है ना एक पार्टी बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी के पर ही बेस एक पार्टी बनाई गई थी 1980 में, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। मतलब जो आइडिया भारतीय जनसंघ का था ना, वही आइडिया 1980 में एक नई पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, उसका आइडिया था। ठीक है। अब इनका आइडिया और इनकी डिमांड क्या, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था तृणमूल कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी थी कि सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म पे कमिटेड थी। ठीक है। और जो बहुजन समाज पार्टी की थी उनका ये था कि ये दलित, आदिवासी, जो डिप्रेस क्लासेस होती है, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी, उनके लिए काम करती है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का क्या था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मॉडर्न इंडिया बाय इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़। इनका कहना है कि हम मॉडर्न इंडिया बनाएंगे पुराने कल्चर के साथ, जैसा पुराना कल्चर था उनकी उसी के हिसाब से मॉडर्न इंडिया डेवलप होना चाहिए। ठीक है। एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, यानी दीनदयाल उपाध्याय के ह्यूमनिज्म और अंत्योदय के आइडिया पर ये भारतीय जनता पार्टी चलती है। ठीक है। कल्चरल नेशनलिज्म इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। इनका कहना है कि कल्चर के हिसाब से, मतलब कल्चरल नेशनलिज्म होना चाहिए, यानी देश के प्रति जो प्यार होना चाहिए वो कल्चर के प्रति प्यार होना चाहिए, इस आइडिया पे वो चलते हैं। ठीक है। देशभक्ति की उस आइडिया पे चलते हैं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो। ठीक है। मतलब कल्चर से रिलेटेड। ओके।
नेक्स्ट पॉइंट है कि वांट फुल टेरिटरी। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जो पीओके है, जो कि पाकिस्तान ने हथियार रखा, उसको दोबारा से इंडिया का पार्ट बनाया जाए। इनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। इसका मतलब चाहे कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का पर्सन हो, उनके लिए समान कानून होने चाहिए। ठीक है, जो भी कंट्री के अंदर रह रहा है उन सब के लिए समान कानून होने चाहिए। ठीक है, 1998 के अंदर ये एक बार पावर में आए थे एनडीए के साथ, जब वो मिले थे। एनडीए पता है ना आपको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जब बनाया गया था। ठीक है, 1998 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। बट उसके बाद 2019 के इलेक्शन में उन्होंने 303 सीटें सिक्योर करी और आज वो एक इंडिया की बड़ी पार्टी है। ठीक है, और सेंटर में भी वही है आज। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या है, दोबारा से 1980 में बनाई गई थी। भारतीय जनसंख्या आइडिया पे बनी थी, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाई थी। ओके, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड, जो कि हमारा एंशिएंट कल्चर था, वैल्यू था, उसी के हिसाब से मॉडर्न इंडिया डेवलप होना चाहिए। कल्चरल नेशनलिज्म पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव रखते हैं और इनका कहना है कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वो इंडिया का पूरा पार्ट बन जाना चाहिए। और साथ ही में पूरी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, और 1998 में पावर में आए थे, बट ज़्यादा टाइम तक रही नहीं वो, क्योंकि एनडीए में जितनी भी पार्टी थी उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। और आज की बात करें, 2019 की बात करें, तो वो अब एक लीडिंग पार्टी है। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, यानी सीपीआई की। ठीक है, सीपीआई पार्टी जो थी वो 1925 में बनी थी। ठीक है, ये किस आइडिया पे करती है, ये मार्क्सिज्म पे और लेनिनिज्म पे। ठीक है, ये दोनों वर्ड आपने ना 9th क्लास में पढ़े होंगे, बट थोड़ा सा आपको याद नहीं होगा, बट मैं बता देता हूँ कि जो मार्क्सिज्म है और लेनिनिज्म है, इनका कहना है कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये कहना है इनका, और सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होना चाहिए। ठीक है, तो 1925 में बनाई गई थी। ये पूरी तरीके से सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। ठीक है, पर ये क्या है कि सक्सेशनिस्ट मूवमेंट और कम्युनलिज्म को अपोज करती है। अब देखो, कम्युनलिज्म अलग है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक तो ये कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट अलग होता है और कम्युनलिज्म अलग होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनलिज्म को अपोज कर रही है, तो यार ये दोनों वर्ड अलग है। ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब है कि वो पार्टी जो क्या करे, ये बोले कि स्टेट के जितने भी गुड्स है ना, वो सारे के सारे स्टेट के पास ही होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के पास नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी प्राइवेट चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। और कम्युनलिज्म का मतलब है कि धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जात पात के नाम, धर्म के नाम पे लड़ाइयों को अपोज करते हैं, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि भारत का कोई भी अगर तोड़ता है तो ये गलत है। ठीक है, हम उस बंदे के खिलाफ हैं जो भी भारत को तोड़ने की बात करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। ठीक है, फार्मर एंड द पुअर, मतलब गरीबों के लिए, पुअर के लिए और वर्किंग क्लास के लिए सोचते हैं, ये उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, इन स्टेट के अंदर इनका इन्फ्लुएंस है। और साथ ही में बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इनटू द पार्टी इन 1964 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीपीआई। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 1964 के अंदर जो सीपीआई है उसके दो पार्ट हो गए थे। एक तो ये सीपीआई बन गई थी, एक तो सीपीआई थी और उसके अंदर से एक और पॉलिटिकल पार्टी निकल गई थी जिसका नाम है सीपीआईएम। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो सीपीआईएम के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पहला पॉइंट तो सीपीआईएम के बारे में यही पता चल चुका है कि 1964 में बनी थी। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाला कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो 1964 के अंदर ये पार्टी जो सीपीआई पार्टी वो थोड़ी सी वीक हो गई थी क्योंकि ये टूट गई थी दो हिस्सों में। ठीक है, और इन्होंने अपना, इनका जो सपोर्ट था ना लोगों पर, लोगों ने जो उन पर भरोसा किया था वो भी धीरे धीरे गिरता गया, क्योंकि बार बार ये बात बोली जाती थी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना वो कहीं ना कहीं नक्सलाइट मूवमेंट को प्रमोट कर रही है। नक्सलाइट मूवमेंट का मतलब होता है जो अपने राइट्स के लिए हथियार उठा लेते हैं ना, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है। मतलब जो हमारी सीपीआई पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो उन नक्सलवादी लोगों को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, मतलब उन लोगों की कुछ डिमांड होती है। नक्सलाइट का मतलब क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जो नक्सलवादी जो लोग होते हैं उनकी कुछ डिमांड होती है। ठीक है, और उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती इसलिए वो हथियार उठा लेते हैं। ठीक है, तो हथियार चाहे कोई भी उठाए वो गलत है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बोला जाता है कि सीपीआई पार्टी उन नक्सलवादियों का सपोर्ट करती है, इसलिए लोगों का जो सपोर्ट है वो भी थोड़ा सा कम हो गया इसी वजह से। ठीक है, अगर लोकसभा के इलेक्शन की बात करूँ 2019 में 1% वोट और 2 सीटें मिली थी इसको।
ठीक है। इसके साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, वो ये बोलती है कि जितनी भी लेफ्ट पार्टीज़ है ना, उनको सबको साथ में आ जाना चाहिए, ठीक है, और लेफ्ट फ्रंट को है ना मजबूत बनाना चाहिए। अभी लेफ्ट होता क्या है, लेफ्ट पार्टीज़ का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो दोस्त। मैंने आपको याद है ना अभी बीजेपी के बारे में बताया था, मैंने बोला था कि बीजेपी पार्टी है वो ये कहती है कि जी मॉडर्न इंडिया बनना चाहिए बट चेंज नहीं आना चाहिए, जैसे हमारा ओल्ड कल्चर चल रहा है ना उसी के हिसाब से मॉडर्न इंडिया बनना चाहिए, ठीक है। तो जो बीजेपी पार्टी है वो किसी भी टाइप के चेंज में बिलीव नहीं रखती, अगर हम कल्चर की बात करें और मॉडर्न इंडिया की बात करें। बट जो लेफ्ट पार्टीज़ है वो कहती है कि मॉडर्न इंडिया बनना चाहिए मॉडर्न कल्चर के साथ, मतलब इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो सीपीआई पार्टी ये बोलते हैं कि जितनी भी लेफ्ट पार्टी है जो ये सोचती है कि मॉडर्न इंडिया कुछ चेंज के साथ बनना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए मॉडर्न इंडिया में, तो उन सबको मिल जाना चाहिए और लेफ्ट फ्रंट को, जो भी पार्टी है लेफ्ट की साइड है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी की, दैट इज CPIM, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सिज्म जो टूट गई थी 1964 में, याद है ना, CPI टूटी थी तो CPIM बना था, ठीक है, 1964 में बनाई गई थी। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के आइडिया पे ही चलती है, मतलब ऑलमोस्ट है ना इन दोनों पार्टी की, CPI और CPIM की जो आइडियोलॉजी है वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है जी। ये भी सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म का, ठीक है। पुअर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर और इंटेलिजेंसिया। अब ये इंटेलिजेंसिया क्या होते हैं, ये थोड़े से जो सोशल साइंस की जो फील्ड में थोड़े पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं ना, वो CPIM को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, मतलब ह्यूमैनिटी की फील्ड में और सोशल साइंस की फील्ड में, ठीक है, जो माना जाता है कि थिंक टैंक, जो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं सोशल, जिनको सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छा पता होता है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं CPIM को। कौन कौन, एग्रीकल्चर लेबर, पुअर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर और अपने इंटेलिजेंसिया, ठीक है वो। और ये क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के अंदर है ना एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हो ग्लोबलाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि 1991 से पहले ना हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करते थे, बट 1991 के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लिबरल कर दी और दूसरी कंट्री को भी बोल दिया जी हमारे साथ ट्रेड करो। बट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M है यानी मार्क्सिज्म है, वो इस चीज़ को, इस पॉलिसी को अपोज करती है। वो ये कहती है कि जी आपने अब दूसरी कंपनी को इंडिया के अंदर आने दिया है और वो ट्रेड करेंगे और इससे हमारी कंट्री के लोगों की जो कंपनियां हैं वो ठप पड़ जाएगी, ठीक है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो गलत है, ओके। वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर, यानी 34 साल तक बिना ब्रेक के CPIM जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर पावर में रही थी, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन 2019 की बात करूं तो 1.75% वोट ऑल ओवर इंडिया और 3 सीटें मिली है CPIM को, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये लिखा है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमने तृणमूल नेशनल कांग्रेस के बारे में सुना था, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर उसमें भी कांग्रेस इसमें भी कांग्रेस, कितनी है कांग्रेस। दोस्त कांग्रेस का मतलब सिर्फ ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जैसे दूसरी कंट्री में भी देखोगे ना तो आपको कांग्रेस मिलेगी, ठीक है। तो वो जस्ट ग्रुप होता है, उनका दूसरी कंट्री की कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी इंडिया की कांग्रेस को दूसरी कंट्री की कांग्रेस से और दूसरी कंट्री की कांग्रेस पार्टी को इंडिया की कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बस ये नाम है, कांग्रेस का मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है हमारे इंडिया के अंदर, जिसको पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं ये 1885 के अंदर बनी थी। और आपको बड़ा सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा कि 1885 के अंदर जब ये नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई थी ना, तो ये किसी इंडियन ने नहीं बनाई या अंग्रेज ने बनाई, ये नाम बताना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बहुत बार टूटी है, स्प्लिट हुई है बहुत बार, ठीक है। एक तो नाम यही लिख रखा है यहाँ पर देखो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो ये नेशनल कांग्रेस पार्टी में से ही निकली है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। क्यों टूटी इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल फॉर द सेवरल डेकेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यानी एक बार आज़ादी के टाइम में, इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग सही कर लेना आप, ठीक है, आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल निभाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। आपको पता है कि एक टाइम था आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, जब सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही क्या होती थी, गवर्नमेंट वगैरह होती थी,
ठीक है, कम से कम 30-40 सालों तक तो रही ही रही है, स्टेट में भी बहुत सारे और सेंटर में भी। ठीक है, इनके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जो कि मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में बिलीव रखते थे। ठीक है, उनका कहना था कि कंट्री होनी चाहिए मॉडर्न सेकुलर, उस पर बेस होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ठीक है, लोग ही अपनी गवर्नमेंट को चुनने चाहिए, तो इनका कहना था ये। ओके, और ये एक सेंट्रिक पार्टी थी। अब सेंट्रिक पार्टी क्या होता है, अभी मैंने राइट बताया। ठीक है, राइट का मतलब क्या होता है, बीजेपी पार्टी राइट है, मतलब राइट से मेरे कहने का मतलब है उनकी ये सोच है कि जो हमारा पुराना कल्चर चला आ रहा है उससे ही हम मॉडर्न इंडिया बनाएंगे। बट जो सीपीआई है वो लेफ़्ट है, यानी उनका ये कहना है कि जो चेंज है ना वो आना चाहिए। ठीक है, एंशियंट कल्चर को वैसे के वैसे छोड़ दो, जो चेंज है मॉडर्न इंडिया के लिए वो आना चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो एक सेंट्रिक पार्टी है। सेंट्रिक पार्टी का मतलब होता है उसमें लेफ़्ट सोच भी है, राइट सोच भी है। ठीक है, और ये क्या करती है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को प्रमोट करती है। उनका कहना है कि न्यू इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है 1991 में आया था वो आना चाहिए। ठीक है, बट ह्यूमन फेस के साथ। व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन फेस, इसका मतलब है जो ह्यूमन को प्रॉब्लम आ रही है ना उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, उनको भी सॉल्व करना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम तो हमारा चेंज होना चाहिए, मतलब रिफॉर्म भी आना चाहिए। 1991 में जो आया वो सही हुआ, पर साथ में जो लोगों को प्रॉब्लम आई उनको भी अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। मतलब मान लो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इंडिया की कंपनी है और वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है और बहुत ही ज़्यादा उसके शेयर वगैरह गिर रहे हैं, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ये कहना है। ठीक है, और रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 तक, लगातार हमारी आज़ादी के बाद तक 1977 तक सेंटर में, केंद्र में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही है। ठीक है, और उसके बाद 1980 टू 1989 रही है। ठीक है, उसके बाद यूपीए, उन्होंने यूपीए बना लिया, छोटी छोटी पार्टी को कांग्रेस ने अपने साथ मिला लिया, और उसके बाद 2004 से 2014 तक भी उनकी गवर्नमेंट रही है। ठीक है, और अगर आज की बात करूं, 2019 की बात करूं, जब हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो उसमें 52 सीटें जीती है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है जी, ओके जी, अब हम बात करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। ठीक है यार, देखो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी दे रखा होगा, उसको भी सब्सक्राइब करना। अभी हम ये करेंगे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, पहले तो थैंक यू सो मच यार, आपने उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। ठीक है, मैं जल्दी उस पर कुछ वीडियो अपलोड करूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हर एक स्टूडेंट के लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है ना, थोड़ा सा पैसों से लेकर उनको करियर की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो वो भी मैं उस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे एज ए स्टूडेंट आप थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करूँ ना, तो ये 1999 में बनाई गई थी। ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी से ही अलग हुई है। ठीक है, यानी ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसी से ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलग हुई है। अब क्यों अलग हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, पता चल जाएगा आपको। प्रमोट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, तो इन आइडिया पे पार्टी चलती थी। ठीक है, आपने हर पॉलिटिकल पार्टी के आइडिया को देख लिया होगा, है ना। याद रखना, हर पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है ना, बताइए, उन सब के जो आइडिया हैं उनको अच्छे से लर्न कर लेना कि इनके आइडिया क्या थे, कब बनी, किसने बनाई। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग क्यों हुई, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वांट दैट हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू द नेशनल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। इनका कहना था कि जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हाई पोस्ट है, उस पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का बॉर्न सिटीजन ही बैठना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, इसको पॉलिटिकल वे में मत ले जाना कि आप थोड़ा बोलोगे सर। देखो, अगर मैं बात करूँ हमारी सोनिया गांधी जी की, ठीक है, जो कांग्रेस की अध्यक्षता है अभी, तो सोनिया गांधी जी जो है वो इंडिया में बॉर्न नहीं है, आपको पता होना चाहिए। वो जो है वो एक इटालियन है, मतलब इटली में पैदा हुई थी वो। ठीक है, तो हमारे जो लीडर हैं, ठीक है, जिन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नहीं बनाएंगे अगर आप जो सोनिया गांधी जी है उनको उनकी पोस्ट से हटा दो, क्योंकि उनका ये मानना था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का ये मानना था। ठीक है, मैं बता दूं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है शरद पवार जी थे, तो शरद पवार जी ने ये बोला कि जी सोनिया गांधी जी को पोस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की बॉर्न सिटीज़न नहीं है। इंडिया के अंदर जो भी ऑफिसेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीज़न को ही रखना चाहिए।
ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये इनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है, मतलब ये आइडियोलॉजी थी और ये क्यों अलग हुए, ये इसका रीज़न था, ठीक है। मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको पता ही है आज भी जो कोलिजन गवर्नमेंट है, ठीक है, शिवसेना, एनसीपी और अपनी कांग्रेस पार्टी, तो इन तीनों की पार्टी को मिलाकर ही महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है और मेजर पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर। मेघालय में भी है, मणिपुर में भी, असम में भी है, बट मेजर पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ओके, मैं आपको बता ही चुका हूँ 2004 में भी इन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, एनसीपी ने, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी कांग्रेस पार्टी से तो निकली थी ये, कांग्रेस पार्टी में झगड़ा करके तो निकली थी, अलग हो गई, फिर भी इसने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। बिल्कुल, पावर के लिए दोस्त इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने 2004 में कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया था और यूपीए की मेंबर बन गई थी, ठीक है। मतलब थी तो अलग पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ही थी, ये मिली नहीं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, अलग ही थी, बट एक तरह से इन्होंने सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का गवर्नमेंट बनाने में। आई होप ये सारा का सारा आपको समझ आया हो। यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ रिफॉर्म बताऊंगा, जो वैसे मैं बता दूं नेक्स्ट पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है अलग अलग जो रिफॉर्म आए थे पॉलिटिकल पार्टी में, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कि कौन कौन से रिफॉर्म आने चाहिए, कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या ज़रूरी है। ओके, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने के लिए, तो ये सारे के सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का, उसको सब्सक्राइब करना। वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, दूसरों तक पहुँचाओ। हमारी फैमिली बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तभी मैं आपके लिए और अच्छा कर पाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक स्मार्ट बोर्ड भी परचेज़ करूँ, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बिल्कुल अभी तो है ही नहीं कुछ यार, अर्निंग का तो कुछ सीन ही नहीं है अभी। बट अगर होगी जब भी, तो मैं ट्राई करूँगा आपको कि उससे समझा पाऊँ, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, तो आपको अच्छा भी समझ आएगा और आप मतलब फेस टू फेस भी हम बात वगैरह कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप, लाइव क्लासेस वगैरह भी, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो यार। ओके, बाकी बच्चे कह रहे थे कि सर बाकी सब्जेक्ट भी बनाओ, बिल्कुल यार, एसएसटी क्लियर होने के बाद हम बाकी सब्जेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। सो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, नहीं तो जीपी लिंक दे रखा होगा, जीपी लिंक में से नोट्स कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी वीडियो दे रखी होगी। ओके, एंड इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दे रखा होगा, अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर, व्हाट्सएप वाला, ठीक है, 4 क्वेरी लिखा हो जिस पे, उस पर आप मैसेज कर देना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है मेरे को, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देना, ठीक है। अगर व्हाट्सएप पे थोड़ा ज़्यादा मैसेज जो है मैं नहीं देख पाया, तो आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10 का सिविक्स का, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी, सो ये लास्ट पार्ट है। पार्ट 3 के बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके MCQ वगैरह अपलोड करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है, क्योंकि MCQ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो अपलोड करूंगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे चैप्टर के कर भी दिए हैं, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत सारे चैप्टर के कर दिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, ये मेरे लिए भी है क्या, मैं CBSE बोर्ड से हूँ, मेरे लिए भी है क्या, झारखंड बोर्ड। दोस्त आप वो अगर वीडियो देखोगे ना तो उसमें देखो सबके आगे लिखा होगा 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो इसका मतलब वो किसी ना किसी बोर्ड में आया है। अब ज़रूरी थोड़ी ना, अगर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन मान लो CBSE बोर्ड में आया है, तो इस साल क्या पता वो यूपी बोर्ड में आ जाए। तो इसलिए वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी बोर्ड में आया है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट तो है ना, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा लिख लिख के करने हैं, बट कम से कम देखने आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर कैसे करना है आपको। ओके जी, तो इसलिए वो जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जानबूझ के सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन लिए, जिससे हर बोर्ड के जो बच्चे हैं वो समझ सके कि जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सेम होते हैं। मैं सिर्फ वो इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है, क्योंकि बच्चों को कभी कभार क्वेश्चन समझने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो याद रखना वो सब बोर्ड्स के लिए। ओके जी, सो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि नेशनल पार्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है। नेशनल पार्टी के बारे में देखा था, ठीक है, कि क्या होती है नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं। ओके, और हमने ये देखा था कि इंडिया के अंदर 7 नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ये बताओ कि 7 कौन कौन सी नेशनल पार्टी है इंडिया के अंदर, ठीक है। ज़रूर बताना, आपको पता होना चाहिए दोस्त, अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा तो। ओके, सो 7 जो है नेशनल पार्टी है इंडिया के अंदर, और उसके अलावा जो भी मेजर पार्टी है ना,
हमारा इलेक्शन कमीशन उसको स्टेट पार्टी बोलता है, ठीक है। और स्टेट पार्टी का कुछ क्राइटेरिया भी होता है, याद है ना स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो 6% वोट स्टेट असेंबली में, यानी स्टेट के अंदर जब इलेक्शन होता है तो 6% वोट होने चाहिए और 2 सीटें होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम, तभी वो एक स्टेट पार्टी कहलाएगा। ओके, और स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो नेशनल पार्टी है ना उसको भी किसी और से नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टी के नाम से जाना जाता है, वैसे नेशनल पार्टी को भी किसी और नाम से जाना जाता है। तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो 2 क्वेश्चन हो गए, पहले 7 पार्टी का नाम, दूसरा नेशनल पार्टी को और किस नाम से जाना जाता है। ओके, अब है ना मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 30 सालों में देखो लिखा है ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपैंड। जो पावर है और जो नंबर है, मतलब पहले क्या होता था, बहुत कम रीजनल पार्टियां स्टेट पार्टी होती थी, बट अब बहुत ज़्यादा इन 30 सालों में बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टी बन चुकी है और साथ ही में उनकी पावर भी बढ़ चुकी है। अब उनकी पावर क्यों बढ़ गई? क्योंकि नेशनल पार्टी आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट पार्टी, क्योंकि अब नेशनल पार्टी को स्टेट पार्टी के साथ अलायंस बनाना ही पड़ता है, उनको अपने साथ मिलाना ही पड़ता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसके पास सारी की सारी सीटें आती थी, दैट इज़ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, चाहे आपके सबसे ज़्यादा सीटें आएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपनी गवर्नमेंट बनानी है ना तो आपको 272 सीटें चाहिए कम से कम। जैसे कि मैं आपको दोबारा से बताता हूँ एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। मान लो एक कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस को इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना उसमें सबसे ज़्यादा सीटें मिली, 250 सीटें, पर वो फिर भी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएगी? क्योंकि आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए एट लीस्ट, ठीक है। तो उसको दूसरी पार्टी को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया आपको? तो आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए एटलीस्ट 272 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी थी, उसको 30-40 सालों तक तो हमेशा 272 से ज़्यादा ही सीटें मिलती थी। बट 90s के टाइम में, जब 90s का एरा स्टार्ट हुआ, तो वो कोलिजन गवर्नमेंट का एरा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस है वो जीतती तो थी, मतलब कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें तो मिलती थी, बट वो 272 नहीं बना पाती थी। तो इसलिए उसने बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को, स्टेट पार्टी को अपने साथ मिलाया। तो इसी वजह से जो स्ट्रेंथ है स्टेट पार्टी की वो बढ़ गई, क्योंकि अब हर स्टेट पार्टी को पता था कि नेशनल पार्टी तो अपनी गवर्नमेंट बना नहीं पाएगी, क्योंकि अगर उसको पूरी सीटें नहीं मिली, 272 सीटें नहीं मिली, तो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, तो उसको हमारे साथ अलायंस करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं पावर बढ़ी, ठीक है। और इसी से फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ और डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई। इसका क्या मतलब है? फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ना छीन पाए। अब अज्यूम करो अगर नेशनल पार्टी ने किसी स्टेट पार्टी के साथ हाथ मिलाया और उसको बोला है कि आप सपोर्ट करो, और वो स्टेट पार्टी किसी स्टेट की स्टेट पार्टी, मान लो पंजाब की स्टेट पार्टी ने सपोर्ट करा कांग्रेस का, ठीक है, और कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली, तो क्या कभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या कभी भी पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट को छेड़ेगी या उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हटाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि मान लो अगर उसने कोशिश करी तो जो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी और दोबारा से गवर्नमेंट मतलब दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना। तो इसीलिए एक तरह से हमारा फेडरलिज्म भी स्ट्रांग हुआ है इन 30-40 सालों में, जैसे ही कोलिजन गवर्नमेंट का जो एरा है वो स्टार्ट हुआ और डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग हुई है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं स्टेट पार्टी के, जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय दल पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट और शिवसेना और डीएमके, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र पार्टी, ये हमारी 3rd लार्जेस्ट पार्टी है इस टाइम 2019 के इलेक्शन के बाद। ओके, तो ये देखो आपकी है ना बुक के अंदर बहुत सारी स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी लिखा हुआ था। रीजनल पार्टी इसका मतलब स्टेट पार्टी होता है, अभी अभी आपने देखा। तो 2018 के अकॉर्डिंग है, तो बहुत सारी पार्टीज़ के नाम दे रखे हैं, आपको याद नहीं करना, ठीक है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अगर आप यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दोस्त तो आप कर सकते हो, बट बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब आते हैं हम दोबारा से टॉपिक पे। ओके, और एक और बात, दीज मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। और इसी की वजह से जब से स्टेट पार्टी का जो डोमिनेंस है एक तरह से बढ़ा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, ठीक है, तब से क्या होता है पार्लियामेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा एक डाइवर्स बना है। मेरे कहने का मतलब देखो, मान लो कांग्रेस को 100 सीटें मिली सबसे ज़्यादा, तो उसको बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, तो उनकी सोच भी माननी पड़ेगी, उनकी बातें भी माननी पड़ेगी, है ना। मेरे कहने का मतलब, मान लो कांग्रेस पार्टी ने किसी एक बंदे को बुलाया है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोगों को मिलाया, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की सोच को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए
जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट हमारा वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स बना है, सबकी डिमांड पूरी होती है जैसे कोलिजन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ है। ओके जी, अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। ठीक है, मैं वैसे तो ट्राई करूँगा कुछ एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, बट यार किसी पॉलिटिशियन ने देख ली तो लेनी देनी हो जाएगी, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको एग्जांपल दूँ। ठीक है, बट अगर मैं एग्जांपल नहीं दे पाया तो आप समझ जाना है कि मैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद समझ जाओगे अगर आपको थोड़ा भी बहुत पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा तो। ठीक है, पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर उनका लीडर चुनने की बात आती है ना तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते। ठीक है, लीडर कुछ ही बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वही चुन लेते हैं, जी आप अब से लीडर हो या आप अब से लीडर हो। ठीक है, मीटिंग भी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग रेगुलरली नहीं होती। ठीक है, मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बनाया जाता। कोई भी बड़ा लीडर बोलता है कि जी आज आप मेंबर बन गए, मतलब आज से आप हमारी पार्टी के मेंबर, तो उसको मेंबर बना लिया जाता है और बोला जाता है कि जी आप जो हो वो आज से मेंबर नहीं हो, तो उसको मेंबरशिप से हटा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और द फ्यू लीडर्स एट अ टॉप, मतलब जो टॉप पे लीडर बैठे होते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास सारी की सारी पावर है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, मतलब ये कोई भी काम नहीं होते। ठीक है, तो एक तरह से इलेक्शन वगैरह नहीं होते। ठीक है, मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बनाया जाता, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती, तो हम साफ बोल सकते हैं कि जी ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग तो कोई बड़ा डिसीजन ले नहीं रहे, है ना, सिर्फ कुछ टॉप लीडर ही ले रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है जहाँ पर सारे के सारे लोग किसी डिसीजन पे पहुँचे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो है क्या कि ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। बड़े बड़े लीडर ही जो हैं वो फैसला ले लेते हैं, जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं ना, ठीक है, जो कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। पहले क्या होता था, हर जो कार्यकर्ता होता था पॉलिटिकल पार्टी का वो ये सोचता था कि जी मैं इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलूँगा, इस पॉलिटिकल पार्टी की सोच पे चलूँगा, तभी मैं ऊपर आऊँगा। ठीक है, एक बड़ा लीडर बन पाऊँगा। बट अब क्या होता है कि कोई भी कार्य करता है ना पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पे नहीं चलता, अब वो क्या करता है, चापलूसी करता है, लीडर्स की चापलूसी करता है आगे आने के लिए। इसलिए जो पर्सनल लॉयल्टी हो गई है ना लीडर की तरफ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, आपको पता है बड़ी पोस्ट पे आना है तो आपको लीडर की बात माननी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर आपकी पार्टी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, ठीक है, आप हर बंदे को, हर जो कार्य करता है उसको शामिल नहीं कर रहे अपने डिसीजन में, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो यही पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि पॉलिटिकल पार्टी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा एक विनाश साबित हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप देना चाहो तो दे सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब तो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे यार। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, सेकंड चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है ना, कि एक ही फैमिली के लोग हैं ना, मतलब डायनेस्टिक यानी वंशवाद जिसको कहते हैं, नेपोटिज्म सुना है आपने, कि एक पॉलिटिकल लीडर है, उसका बेटा भी दूसरा पॉलिटिकल लीडर का वो मतलब हेड बन जाएगा पॉलिटिकल पार्टी का, उसका बेटा भी पॉलिटिकल हेड बन जाएगा, फिर उसका बेटा पॉलिटिकल हेड बन जाएगा। तो चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर द फंक्शनिंग, सो देयर आर वेरी फ्यू वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप ऑफ द पार्टी। कोई भी ऑर्डिनरी वर्कर है ना, बहुत ही मुश्किलों से, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि ऑर्डिनरी जो वर्कर है वो एक बड़ी पोस्ट पे आए। ठीक है, इन मैनी पॉलिटिकल पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन पार्टी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पार्टी है जिसमें जो बड़ी पोस्ट होती है ना वो एक ही फैमिली के लोगों के पास होती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपको पता ही है। ठीक है, एक है पार्टी हमारे इंडिया के अंदर जो कि एक बड़ी पार्टी थी, एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, हमारी इंडिपेंडेंस में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। बट उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो कंट्रोल एक ही फैमिली करती थी। ठीक है, ओके, आज भी देखोगे तो उनके लीडर, मैं नाम नहीं ले सकता, बट उनके जो लीडर है वो आज भी क्या है कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
ओके जी, क्लियर हो गया। तो ये आगे चलकर बड़ा खतरनाक हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि जब नॉर्मल कार्यकर्ता ये सोचेगा कि जी हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, जब हम ऊपर आ ही नहीं सकते तो फिर एक उस दिक्कत होगी ना उसको। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम है कि मनी एंड मसल पावर। द थर्ड चैलेंज इज अबाउट टू ग्रोइंग द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम में क्या होती है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्टकट अपनाती है और वो किसी ऐसे बंदे को टिकट दे देती है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, ठीक है, या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम कैसे है, ये तो अच्छी बात है ना, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिल रहे हैं, वो गवर्नमेंट में आएगी, दोस्त ये अच्छी बात है शॉर्ट टर्म के लिए, बट इससे आपकी इमेज कितनी खराब होती है लॉन्ग टर्म में। अब देखो, मान लो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो मेरी मेन पॉइंट स्टडी की पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, मैंने किसी ऐसे बंदे को टिकट दे दी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल केस है जिस पर, ठीक है, और वो जीत भी गया। पर नेक्स्ट टाइम आप याद रखोगे कि सर ने ऐसे ऐसे बंदे को टिकट दी थी जिसका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो आप अगली बार मेरे को वोट नहीं दोगे, तो मेरी लॉन्ग टर्म में छवि खराब हो गई, इमेज खराब हो गई, ठीक है। तो इसलिए मनी एंड मसल पावर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, क्योंकि उनको जीतना होता है, तो जीतने के लिए वो शॉर्ट टर्म में तो ये दे देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा घाटा होता है पॉलिटिकल पार्टी का मनी एंड मसल पावर से, ठीक है। मसल पावर तो आपको समझ आ गई क्रिमिनल बैकग्राउंड का, और मनी पावर का भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे जो रिच लोग हैं ना, वो भी क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, ठीक है। ऐसा वो क्यों करते हैं? जो रिच लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए पैसे देते हैं ताकि अगर वो जीत गई पॉलिटिकल पार्टी तो वो रिच लोगों के लिए काम करेगी। मतलब रिच लोग जो हैं अगर वो कोई चीज़ बनाना चाहेंगे, डैम बनाना चाहेंगे या कुछ होटल वगैरह बनाना चाहेंगे, तो उनके लिए ज़मीन वगैरह साइन कर देगी, मतलब डिसीजन उनके फेवर में लेगी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। एक मसल पावर तो आपको समझिए गए कि क्रिमिनल बैकग्राउंड, और एक मनी पावर यानी रिच लोग, ठीक है, जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है जीतने के बाद वो हेल्प करे रिच लोगों की, ठीक है। और वो गरीब लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा, अब सिंपल सीधी बात है, अगर आप रिच लोगों के लिए काम करोगे तो वो तो गरीब लोगों के लिए हानिकारक है ही है। अगर आप बोलते हो कि रिच लोग ही ज़मीन मिलेगी, उनको ज़्यादा राइट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं गरीब के लिए तो ये दुविधा ही है, ठीक है। तो ये तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, मनी एंड मसल पावर। शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है क्योंकि जीत जाते इलेक्शन, बट लॉन्ग टर्म में आपकी छवि खराब कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। लास्ट जो प्रॉब्लम है जो एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है, दैट इज़ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। मेरे कहने का मतलब बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना ऑलमोस्ट अब सेम हो गई है। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन हुए थे ना, ठीक है, सीएम के, तो बीजेपी भी बोलती थी जी हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, केजरीवाल जी भी बोलते थे मैं बिजली फ्री करूंगा, पानी फ्री करूंगा। तो इससे क्या होता था कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं, अब वोटर कंफ्यूज कि भैया वोट दूं तो दूं किसे, दोनों सेम ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है, मतलब दोनों की जो आइडियोलॉजी हो रही है वो सेम हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी ऑलमोस्ट सब सेम मुद्दों पे बात कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अब वोटर कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। वोटर को लग रहा है किसी को भी दे दो, बात तो सेम ही है। तो इससे क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो इमेज होती है ना वो गिरती है, ठीक है। अब मान लो अगर कोई वोटर है वो यही सोच कर जा रहा है कि भाई किसी को भी वोट दूं, ठीक है, फ़ायदा तो मेरा ही होगा, मतलब दोनों ही बोल रहे हैं पानी फ्री, दोनों ही बोल रहे हैं बिजली फ्री, तो आंख बंद करके वो वोट किसी को भी दे देता है, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं जो जिस पार्टी को वोट नहीं देता वो कहती है कि यार मैंने बात तो मैंने भी वही कही थी, तो मेरे को वोट क्यों नहीं मिला। तो इसी वजह से एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रह रही वोटर्स के पास, जिसकी वजह से कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि वोटर क्या करता है, आंख बंद करके वोट देता है। फिर ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाते वोटर्स को। इन रीसेंट ईयर देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द पार्टी इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है ना वो धुंधली होती जा रही है। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी अब सेम मुद्दों पर बात कर रही है, तो लोगों के लिए टफ हो रहा है कि किस पार्टी को वोट दे। जैसे कि यहाँ पर एक ब्रिटेन का एग्जांपल भी दे रखा है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, दोनों की जो आइडियोलॉजी अब धीरे धीरे सेम होती जा रही है, दोनों एक ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वोटर्स के लिए दिक्कत दे रहा है और पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, क्योंकि मान लो अगर जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनको ये लगा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सेम ही काम करेगी, तो क्या पता वो वोट ही देने ना जाए इलेक्शन में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको ये 4 प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, बड़े बड़े लीडर ही सब कुछ डिसाइड करते हैं,
ठीक है, और डेमोक्रेसी नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब है कि एक ही फैमिली रूल करती है हमेशा। मनी एंड मसल पावर का यूज़ कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, जो शॉर्ट टर्म में तो सही है, जीत जाते हैं इलेक्शन, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, यानी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं रख पा रही पॉलिटिकल पार्टी। ओके जी, जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज़ हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, मतलब पार्टी में चेंज कैसे लाया जा सके, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, चैलेंजेस है, उनको सही कैसे किया जा सके। ठीक है, तो पहली बात तो है एफर्ट का मतलब है जो कि हो रहा है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कर रही है या जो कि जुडिशरी वगैरह कोर्ट वगैरह चीज़ें कर रही है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म लाया जा सके। और कुछ सजेशन है, ठीक है। पहले तो हम एफर्ट देखेंगे कि कौन से एफर्ट हैं जो गवर्नमेंट लेकर आई है या जो जुडिशरी या कोर्ट वगैरह लेकर आई है पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करने के लिए। एफर्ट एंड सजेशन इन आर कंट्री टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर। ठीक है, पहली चीज़ जो है वो कोर्ट क्या लेकर आई है या कोर्ट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या किया है, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको ना एक स्टोरी से समझाता हूँ। आप 11th-12th में अगर कभी आपने एसएसटी ली तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा के एक पर्सन थे, ठीक है, उनका नाम था गयाराम। एक बार है ना उनको है ना एक मीटिंग में बोला गया आया राम गया राम, मतलब उनका मजाक उड़ाया गया ये बोल के। अब उनको ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि उन पर्सन ने एक ही दिन के अंदर 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, देखो उन्होंने वोट लड़ा था कांग्रेस से, कांग्रेस जीत गई, ठीक है, दूसरी पार्टी ने उनको बोला कि जी आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हमको पैसे वगैरह ऐसा कुछ देंगे, तो दूसरी पार्टी में चले गए। फिर दोबारा कांग्रेस ने बोला नहीं जी वापस आ जाओ, हम भी आपको पैसे वगैरह, वो दोबारा से उसमें चला गया। तो इसलिए उसने 3-4 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी, तो ये इसीलिए उनको आया राम गया राम बोला गया। बट अगर देखोगे तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ऐसे तो यार मान लो एक पार्टी के सारे लीडर जीत गए बट दूसरी पार्टी ने उसे खरीद लिया, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना ये, है ना। तो जो अच्छे काम कर रहे होंगे लोग वो साफ पता चलेगा कि जी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो जो कोर्ट है वो एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई। उस लॉ में ये बोला गया, एंटी डिफेक्शन लॉ में, कि अगर कोई भी पर्सन जीतता है, ठीक है, और फिर वो पार्टी चेंज करता है, ओके, तब क्या होगा, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब, मान लो मैं कांग्रेस से वोट लड़ा, ठीक है, अज्यूम करो मैं कांग्रेस के सिंबल लेकर वोट लड़ा, ठीक है, कांग्रेस के सपोर्ट से मैं वोट लड़ा, इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया। जीतने के बाद मैंने अपनी पार्टी चेंज कर ली, मैं बीजेपी में चला गया, मैं यहाँ आप में चला गया, ठीक है। अब मैं क्या हो गया कि आपके साथ मिल गया या बीजेपी के साथ मिल गया, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, है ना, क्योंकि अब मैंने बिल्कुल आइडियोलॉजी चेंज कर ली। मतलब मैं, लोगों ने क्या होता है कि वोट दिया मेरे को क्योंकि मैं कांग्रेस का हूँ, बट फिर मैंने अपनी पार्टी चेंज कर ली, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, और आप जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हो, तो आपको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। मतलब मान लो कि मैं एमएलए बन गया था जब मैं इलेक्शन जीता, बट मेरे को अपनी एमएलए की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी अगर मैं बीजेपी या आप में जाना चाहता हूँ तो, ठीक है जी। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है, अगर कोई बंदा है जो जीता है बट उसे लग रहा है कि यार हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ प्रॉब्लम है और वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा कि जी मेरे को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, कोर्ट ने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई है जिससे कोई भी बंदा अपनी पार्टी बार बार चेंज ना कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया ताकि MLA और MPs अपनी पार्टीज को चेंज ना कर सके, ठीक है। दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड वर इंडल्ज इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम द मिनिस्टर और फॉर कैश रिवॉर्ड। मतलब क्या करते हैं, कुछ जो पॉलिटिकल लीडर हैं या कुछ इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो पैसे के लालच में या एक मिनिस्टर की पोस्ट के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जीतने के बाद। तो इसको रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है। डिफेक्शन का मतलब दे रखा है चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच द पर्सन गॉट इलेक्टेड। मतलब जिस पार्टी से वो जीता है उससे वो चेंज करके दूसरी पार्टी में चला जाए, ठीक है। तो ये पहला जो एफर्ट है वो किया गया है ताकि पार्टी में थोड़ा सुधार लाया जा सके, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था दूसरी जो प्रॉब्लम थी हमारी वो ये थी कि मनी एंड मसल पावर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि आपको ना
हर पॉलिटिकल लीडर से या जो भी इलेक्शन वगैरह लड़ रहा है हर कैंडिडेट से क्या होगा, एक एफिडेविट साइन करवाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब उस एफिडेविट में इलेक्शन से पहले उस एफिडेविट के अंदर मतलब एक तरह से उसे एक फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास कितनी मेरे ऊपर कितने क्रिमिनल केस है, ये सारा का सारा उस डॉक्यूमेंट में उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लिखना पड़ता है, ठीक है। अब जब वो सारे के सारे ये लिखाएगा जी मेरे पे कितने क्रिमिनल केस है, सीरियस क्रिमिनल केस है, या मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है ना, तो लोगों को पता चल जाएगा। तो फिर लोग जो हैं वो समझदारी से वोट देंगे कि जी इस पे इतने सारे क्रिमिनल केस है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और इलेक्शन कमीशन को भी पता चल जाएगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस है, आप इस साल नहीं लड़ सकते, अगली बार लड़ना इलेक्शन। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप जो लिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ठीक है, ताकि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला या प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा तो हम मनी पावर को भी रोक सकते हैं ना। तो इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए एफिडेविट जो है वो कंपलसरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बट इसकी दिक्कत ये है कि चेक नहीं होता। मेरे कहने का मतलब कितनी प्रॉपर्टी है या नहीं है ये वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। एक बार वो बंदा जीत गया तो फिर आगे कितना भी बोले वो कि जी नहीं मैं तो सही बोल रहा था, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो फिर जीत गया तो फिर पावर में है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। बात ही नहीं सुनेगा फिर इलेक्शन कमीशन की वो, ओके, और अपनी पोस्ट भी नहीं छोड़ेगा, है ना। और मैं आपको बता दूं सिर्फ क्रिमिनल केस और ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भी बतानी पड़ती है। आप देख रहे होंगे कि बहुत टाइम से बहुत बीजेपी के लीडर पे इल्ज़ाम लग रहा है, कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी सही नहीं बताते, ठीक है, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही नहीं बताते, आपने अपने ऊपर जो क्रिमिनल केस थे उनको नहीं बताया, ठीक है जी। तो ये दूसरा स्टेप है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। पहला स्टेप क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ, दूसरा था एफिडेविट, और एक तीसरा स्टेप है कि जो अमीर लोग हैं ना, है ना, मतलब जो मैंने बताया था कि रिच लोग भी क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे वगैरह देते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने एक और ऑर्डर निकाला है और हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी कर दिया है कि वो अपना एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं कि जी हमारे पास तो चंदा आया है, ठीक है, तो अब इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि जी आप उस चंदे का भी टैक्स भरो, आप पता चलना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे नहीं आए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रहती है कि जी इनके पास इतने पैसे आए हैं, इतने पैसे नहीं आए, कहाँ से आए हैं, कितने आए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी एक रिच पर्सन से उनको सारे के सारे पैसे मिले होंगे तो पता चल जाएगा जी कि हाँ इतने सारे पैसे आए हैं, यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ये है, यानी जो मनी पावर है उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी कर दिया है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये 3 रिफॉर्म है जो लेकर आई है, ठीक है, गवर्नमेंट कह सकते हो, इलेक्शन कमीशन या कोर्ट लेकर आई है, ठीक है। जो एक्चुअल है, मेरे कहने का मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ आ चुका है, ठीक है, एफिडेविट भी साइन होता है और साथ ही में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आता है वो भी होता ही होता है। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स थे जो हो रहे हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट है जो हो सकते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करने के लिए कुछ सजेशन दे रखे हैं, ठीक है। याद रखना सजेशन अलग है और एफर्ट्स अलग है, ठीक है। एफर्ट्स वो हैं जो हो रहे हैं, सजेशन वो है जो होने चाहिए या जो होंगे, ठीक है। ओके जी। सो सजेशन क्या है कि सजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। सजेशन क्या है कि एक लॉ बनाना चाहिए ताकि इंटरनल जो है डेमोक्रेसी लाई जा सके पॉलिटिकल पार्टी में। मतलब एक कानून ऐसा लाना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि जी अपने एमएलए वगैरह का, अपना मेंबर का रजिस्टर बनाओ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। आप में भी क्या हो कि डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करने के लिए क्या करी जाए, एक जज वगैरह, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग सही कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो सकती है बट दोस्त स्पेलिंग मिस्टेक ये छोटी छोटी इसलिए होती है, मैं रात को नोट्स बनाता हूँ तो थोड़ा सा फोकस नहीं रह पाता, तो इसलिए, है ना, तो इसलिए आप ठीक कर लेना। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको पता ही है, ठीक है। सो पहली बात तो जैसे कि आपने चैलेंजेस में पढ़ा ही था, चैलेंजेस में पहला जो प्रॉब्लम वो थी यही थी कि क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो अपना मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बनाती, इलेक्शन जो नहीं करवाती, रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग नहीं करती। तो इसी के लिए पहला एक सजेशन ये दिया गया है कि एक ऐसा लॉ लाना चाहिए ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि उसे इंटरनल रेगुलर इलेक्शन करवाने चाहिए, ठीक है, और साथ ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, ओके, और अपना डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए, ओके। ये सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए, एक सजेशन है, ठीक है। सेकंड सजेशन है कि जो 1/3 सीटें हैं ना वो कम से कम वुमेन को दी जानी चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब जो टिकट है, मान लो 100 टिकट बांटी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो कम से कम 33 तो वुमेन कैंडिडेट को देनी चाहिए ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, ठीक है। ओके जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर शुड बी एंड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन।
द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। इसका मतलब है कि तीसरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए ताकि कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ सके। अब ये बोलोगे कि सर ये कैसा पॉइंट है, गवर्नमेंट क्यों पैसे दे, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बंदा सही में अच्छा काम करना चाहता है, ठीक है, और अगर उसकी जो हालात है सही नहीं है, इलेक्शन में वो नहीं कर सकता कैंपेनिंग वगैरह, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बट वो एक अच्छा पर्सन है, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स वगैरह भी, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ते हैं बट वो हमेशा हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पाते इतना अपना, क्या कहते हैं, मतलब कैंपेन रन नहीं कर पाते, ठीक है, कैंपेन रन नहीं कर पाते और नहीं बता पाते लोगों को, ठीक है, एडवर्टीजमेंट ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, बट वो अच्छा काम करना चाहते हैं। तो इसलिए यही पॉइंट रखा गया है कि जो तीसरा सजेशन ये है कि हर स्टेट फंड करना चाहिए इलेक्शन को, मतलब हर इलेक्शन जो है वो स्टेट फंड करे, स्टेट पैसे दे, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, बेशक उसके पास पैसे ना हो, बट अगर अच्छा काम करने वाला बंदा हो तो उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये 3 रिफॉर्म थे, रिफॉर्म यानी सजेशन थे। सजेशन कौन कौन से? इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए कानून आना चाहिए, 1/3 जो टिकट है वो वुमेंस को देनी चाहिए, वुमेन कैंडिडेट को देनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उसी को क्या करना चाहिए, इलेक्शन के एक्सपेंस को पूरा करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब जो मतलब कैंपेनिंग होती है, एडवर्टीजमेंट वगैरह, पेट्रोल का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, तो ये सारे के सारे क्या करना चाहिए, स्टेट को ही फंड करना चाहिए। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम पढ़ेंगे कुछ और भी सजेशन है, इसके अलावा कुछ और भी सजेशन है। तो देर आर 2 अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म। तो 2 कुछ अलग वे भी हैं, ठीक है, 2 और तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म लाया जा सकता है। पहला तरीका तो है कि लोगों को प्रेशर डालना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी पे। कैसे प्रेशर डाले? पिटीशन से, पब्लिसिटी से और एजिटेशन से। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती है, ठीक है, अगर वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में, तो उन्हें पिटीशन वगैरह साइन करनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पिटीशन वगैरह दायर करनी चाहिए, बताना चाहिए मीडिया वगैरह को भी, ठीक है, पब्लिसिटी करनी चाहिए कि जी ये डिसीजन गलत है, ये पॉलिटिकल पार्टी गलत कर रही है, ठीक है। इससे भी क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी को डर लगा रहेगा कि जी मैं कुछ गलत करूँगा तो लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है, उनको पता चल जाएगा और अगली बार हमको वोट नहीं देंगे। और नेक्स्ट है कि उनको एजिटेशन, थोड़े बहुत मूवमेंट वगैरह, आंदोलन वगैरह भी चलाने चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पता चल सके जी हाँ, अगर हम गलत काम करेंगे तो लोग बहुत बढ़ चढ़ के हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो सजेशन वो ये है कि जो भी बंदा एक अच्छा काम करना चाहता है ना, उसको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है, और अच्छे लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे और देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन करे, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता है और अगर वो करे तभी पॉलिटिकल पार्टी इंप्रूव हो सकती है, और साथ साथ इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा जब नॉर्मल लोग आकर इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैप्टर होता है खत्म, एमसीक्यू जल्दी अपलोड हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है यार, ठीक है, शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। दूसरे चैनल का लिंक दे रखा होगा, पहले तो थैंक यू सो मच यार दिल से कि उस पर भी आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए, जबकि मैंने कुछ अपलोड भी नहीं करा, ठीक है, बट मैं उस पर जल्दी ही कुछ अपलोड करूँगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज जो स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम आती है थोड़े बहुत अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपने एक्सपेंस कैसे पूरे किए यूट्यूब से या एनी अदर वे से, उसके बारे में मैं बताऊंगा। थोड़ी यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताऊंगा कि एडिट वगैरह कैसे करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें, यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना क्योंकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ अब उस पर, ओके। और साथ ही साथ नोट्स के लिए आपको पता है टेलीग्राम चैनल है, नहीं तो जीपी लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में। जीपी लिंक से कैसे वीडियो डाउनलोड करनी है उसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है, वीडियो का लिंक कि कैसे डाउनलोड करने हैं, ओके। आप अगर चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है यार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और एमसीक्यू जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।